नमस्कार। प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आईएएस, आरएएस एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इस करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम के अंत में एक सवाल आपके लिए है, जिसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में एक सवाल आपके लिए हमने पूछा था, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति हाल ही में खबरों में रही, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस थे ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीईए का प्रमुख कार्य लगातार आर्थिक प्रवृत्तियों की समीक्षा करना है। साथ ही इसका कार्य देश के लिए एक सुसंगठित आर्थिक ढांचा तैयार करना भी है। यह विदेशी निवेश सहित आर्थिक क्षेत्र में सभी नीतियों और गतिविधियों को निर्देशित करती है। सीसीईए का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अब शुरुआत करते हैं आज के सवाल से। हाल ही में किस पर्यावरणविद का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं ए माधव गाडगिल, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरणविद और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें चिपको आंदोलन का अग्रणी माना जाता है, जो हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा वनों की कटाई के खिलाफ विरोध का एक गांधीवादी रूप था। इस आंदोलन की पहली कार्यवाही अप्रैल 1973 में उत्तराखंड के एक गांव में हुई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित अशोक कुमार टंडन समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शंस हैं ए पेगासस स्नूपिंग मुद्दे की जांच करने के लिए, बी पत्रकार कल्याण योजनाओं में सुधार करने के लिए, सी धारणीय मात्स्यिकी प्रबंधन के लिए उपाय सुझाना और डी ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पत्रकार कल्याण योजनाओं में सुधार करने के लिए। हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध पत्रकार और प्रसार भारती के सदस्य श्री अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा और उनमें उपयुक्त बदलावों की सिफारिश करेगी। इसके तहत ऑक्यूपेशनल यानी पेशा, सेफ्टी यानी सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अधिनियमन के साथ पारंपरिक और डिजिटल मीडिया दोनों में काम करने वाले पत्रकारों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा की समीक्षा की जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पत्रकार कल्याण योजनाओं में सुधार करने के लिए। अगला प्रश्न है, स्वेट इक्विटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह एक गैर मौद्रिक योगदान है जो किसी कंपनी के व्यक्ति या संस्थापक द्वारा कंपनी को दिया जाता है। कथन दो, स्टार्टअप और व्यवसाय के मालिक अपनी कंपनियों को फंड करने के लिए स्वेट इक्विटी का उपयोग करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी सेबी विनियम 2021 को लागू किया है। स्वेट इक्विटी का आशय एक कंपनी के कर्मचारी या संस्थापक की ओर से कंपनी को दिए गए गैर मौद्रिक योगदान से होता है। प्राय वित्तीय संकट से प्रभावित स्टार्टअप और व्यवसायों के मालिक आमतौर पर अपनी कंपनियों के लिए फंड जुटाने हेतु स्वेट इक्विटी का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी मेघालय, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक ने ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने और कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रतिबंध में लॉटरी या घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी शामिल नहीं है, जैसा कि कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने उल्लेख किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 7वें यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
ऑप्शंस हैं ए प्रदीप जोशी, बी नमिता गोखले, सी अरुंधति रॉय और डी चेतन भगत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नमिता गोखले। लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें हाल ही में एक वर्चुअल समारोह में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 से महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार यामीन हजारिका को सम्मानित करता है, जो कि दानिप्स के लिए चयनित होने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला हैं। दानिप्स एक संघीय पुलिस सेवा है जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करती है। दानिप्स का पूरा नाम दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नमिता गोखले। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी राजस्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के आनंद विहार में भारत में पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। स्मॉग टावर एक संरचना है जिसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े या मध्यम पैमाने के एयर प्यूरिफायर के रूप में डिजाइन किया गया है। इस टावर का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं ए केरल, बी ओडिशा, सी दिल्ली और डी हरियाणा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 7 दिसंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज धन यानी सीड मनी उपलब्ध कराकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करना है। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम यानी ईएमसी के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2,000 रुपए की बीज राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन हैं ए गृह मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी वित्त मंत्रालय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उन बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 वर्ष और उससे अधिक है और इस तरह उन्होंने आजादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रीजनल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग इन एशिया पैसिफिक रिपोर्ट पर विचार कीजिए। कथन 1, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विश्व में डूबने से होने वाली कुल मौतों में 60% से अधिक होती है। कथन 2, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही है और डी न तो 1 और न तो 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। 22 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रीजनल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग इन साउथ ईस्ट एशिया के अनुसार वर्ष 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में 1,44,000 से अधिक लोगों की मृत्यु डूबने से हुई, जो वैश्विक स्तर पर डूबने से होने वाली कुल मौतों का 61% है। डूबने से होने वाली मौतों में दक्षिण पूर्व एशिया में 70,000 तथा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 74,000 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इन पहले से सुभेद्य समुदायों पर और भी गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार चरम मौसमी घटनाओं के फलस्वरूप तीव्र बाढ़ की संभावना बनी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में डूबने से हुई कुल मौतों में से 33% से अधिक 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की थी। उल्लेखनीय है कि इस दौरान पुरुषों में महिलाओं की तुलना में डूबने की संभावना औसतन 3 से 4 गुना अधिक थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की उद्घाटन बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी ब्राजील, सी यूएसए और डी दक्षिण अफ्रीका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत।
भारत की अध्यक्षता में इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इस बैठक के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक का विषय जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र था। इब्सा के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बैठक का आयोजन किया था। भारत को अगले इब्सा शिखर वार्ता की मेजबानी करनी है, इस संबंध में भी बैठक में चर्चा हुई। इब्सा देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की यह पहली ऐसी बैठक थी जो बढ़ती राजनीतिक और सुरक्षा को पूरा करने के लिए तीन देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व को दर्शाती है। बैठक के दौरान आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद के खतरे पर भी चर्चा की गई और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में अत्यंत संक्रामक और घातक मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है? ऑप्शंस हैं ए नाइजर, बी माली, सी गिनी और डी घाना। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह प्रोग्राम आपके लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रसारित होगा। शुक्रिया।